कौन मौजूद है मुज़म्मिल साहब? हमारे साथ एम्बेसडर इमरान अली मौजूद हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पे। हर मॉर्निंग तकरीबन हमारे पास आ जाते हैं जब हम इनको बुलाते हैं और इन्होंने फिर से आज हमें टाइम दिया एंड वी आर थैंकफुल सर। थैंक यू फॉर अभी हम जब ब्रेक पे थे तो आपने बताया कि हम लोग लेट उठे हैं बिकॉज हम लोग लेट सोए थे, लेकिन दिस इज स्टिल प्रीटी अर्ली फॉर 5 AM व्हेन यू गो टू बेड that late. So I am sorry that we had to wake you up, but here you are. Assalamu alaikum. No. Thank you. Thank you, and it's so good to hear your optimistic voices. और आज तो अंग्रेजी के 10 वर्ड मैंने सीख लिए आयशा की बातों से। सर देखिए हम बस कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, हम आपसे सीख रहे होते हैं क्योंकि आपका तजुर्बा माशाल्लाह हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा है। अच्छा एम्बेसडर साहब ये बताइए कि ये जो अब हमें विजिट नज़र आ रहा है, ट्रंप थोड़ा सा उन्होंने रिसीड किया अपनी उस डिप्लोमेटिक पोजीशन से जो वो चाइना के साथ लेकर चल रहे थे पास्ट में टैरिफ वॉर्स को लेकर, या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट ने उनको मजबूर कर दिया कि चाइना के साथ जाकर अच्छे ताल्लुकात आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो कोई बहुत सोच समझ के या बहुत लंबा होमवर्क करके कोई काम नहीं करते। इस दफ़ा उनके साथ लंबी टीम आई है, प्रॉब्ली कोई ब्रीफ वगैरह होगा, लेकिन थोड़े से सबड्यूड लगे, कोई शक नहीं है। रिटन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और थोड़ा झुक के भी चल रहे हैं। तो शायद ये भी वजह है कि उनको पता है कि चीन में डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे और बहुत स्लो होता है, तो शायद इसलिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया। लेकिन ईरान की वजह से वो डिफेंसिव पे हैं, लेकिन टू गिव क्रेडिट टू हिम, वो शुरू से चीन को एनिमी नहीं बनाना चाहते। उनका मोटिव यही था कि चीन के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हो, और वही चीन का भी है आइडिया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप की शायद चीन को अपील करें। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जैसा आपने जिक्र किया है कि ताइवान पे दे डोंट वांट हिम टू टॉक ऑन ताइवान, लेकिन वो रूबियो ने ये कहा कि हमारी पुरानी पॉलिसी चलती रहेगी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। अच्छा सर, अगर हम लोग ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट को लें और फिर हम लोग चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसको लें हम, तो क्या हम लोग पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते बिटवीन चाइनीज़ टाइपे बीइंग अ सेंट्रल इशू एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? क्या इन दोनों की इंपॉर्टेंस दोनों तरफ एक जैसी है? नहीं, अब मसला ये ना बड़ा अच्छा पैरेलल है, लेकिन मसला ये है कि चीन के लिए जो लोग नहीं समझ रहे, चीन के लिए जो स्ट्रेट है जो आपने बताया और ताइवान का जो जनरल इशू है वो चीन का कोर इशू है। ईरान चीन का कोर इशू नहीं है। ईरान चीन के लिए इम्पोर्टेंट है बट इट इज़ पेरिफेरल टू चाइना। देखें चाइना का आइडिया ये है कि जो जोग्राफिकली कंटिगुअस एरियाज़ हैं उनमें पाकिस्तान के लिए वो खड़ा हुआ था चाइना इस दफ़ा विद एवरी जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जंग हुई है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। सिमिलरली ताइवान तो उससे भी ज़्यादा कोर इशू है, वो उनका सेंट्रल नेशनहुड का इशू है। उसके बाद ईरान वगैरह आते हैं, बहुत डिस्टेंट आते हैं। तो अमेरिका के लिए ईरान इम्पोर्टेंट है लेकिन चाइना के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अपना हॉर्मुज़ का खुले होना इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने ट्रंप को बड़ी कंसेशन दी है कि वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इशू पे भी हम मोर और लेस अमेरिकन स्टांस को फॉलो करते हैं। बस इन दो चीज़ों में वो फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो श्योरली कह रहे होंगे ट्रंप को कि आप ब्लॉकेड खोलें यहाँ से, और ये भी कह रहे होंगे, मुझे यकीन है इस बात पे, कि आप और ईरान आप पाकिस्तान जाएं और अपना पीस कंक्लूड करें। इन दैट स्पिरिट हमारे लिए ये टॉक्स कितनी हेल्दी हैं, इस रीजन के लिए ये टॉक्स कितनी हेल्दी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना जाना? बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। पिछले 1 साल में हमारी डिप्लोमेटिक असेंडेंसी तो बहुत हुई है, लेकिन हम एगशेल्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं। हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को बहुत मुश्किल से रोका है, और वाइडर ये वाला जो जितनी इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप अच्छी होगी उतना हमारा काम आसान हो जाएगा कि हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चाइना इज़ वेरी क्लोज टू अस, हमारी एग्जिस्टेंशियल नीड है, लेकिन अमेरिका भी दुनिया में IMF में, वर्ल्ड बैंक में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, इन्फ्लुएंस में, हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा, प्रॉब्ली वन ऑफ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो अमेरिका के साथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्ती। तो अगर दोनों के दरमियान कशीदगी ज़्यादा होगी हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। अगर दे
they are on talking terms, which they always will be. So it makes things easier for us. तो सर ये डिप्लोमेटिक कोर से क्या खबरें आ रही हैं अभी? ये टॉकिंग टर्म्स पर हैं ईरान और अमेरिका, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी की तो बातें चल ही रही थी कि बातचीत हो रही है, अभी वो इस पोजीशन में है कि उनसे कुछ उम्मीद लगाई जा सके कि हाँ फ्यूचर में कुछ हो सकता है? यार मामला इसलिए ख़राब हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन विद बोथ ऑफ यू, कि जब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए अमेरिका अपना डेलीगेशन भेज रहा था, ईरान को बहुत ज़्यादा मिसगिविंग्स थी अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के ट्रस्ट इश्यूज से, लेकिन उनको फिर भी ना अपना एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेज देना चाहिए था सेकेंड राउंड के लिए। जब से वो ख़त्म हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू इमरान साहब, ये जो फिर इसका मतलब है ट्रंप भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि ईरान के अंदर हार्ड लाइनर्स भी मौजूद हैं एंड देन वो लोग भी मौजूद है जो डिप्लोमेसी को एडवोकेट करते हैं, तो ये वाकई में हमें वहाँ पर एक तकसीम नज़र आती है? जी, ईरान का जो वैसे भी अगर पीस में भी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो एक तो उनके नॉर्मल वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत चीज़ें बनी हुई है, प्रेसिडेंट बाकी लोग, लेकिन उनका एक काउंसिल ऑफ गार्डियंस भी है जो आइडियोलॉजिकल ईरान के बेस को केटर फॉर करता है। फिर उनकी आर्मी भी 3 हिस्सों में है, एक उनकी रेगुलर आर्मी है और एक पासदारान इनकलाब जिनको कहते हैं आरजीसी, वो उनकी बहुत पावरफुल सेगमेंट है फौज का जो इस जंग में बड़ा सेंट्रल है। तो आम हालात में भी उनके ईरान, इमरान साहब क्या जी? Who is calling the shots in Iran? Who calls the shots, you said? Yeah. हाँ जी, the shots are called by the supreme leader and the IRGC more than anyone else. So policy is made on the people, by the people who are fighting the war and the supreme leader. अच्छा, अगर हम लोग जर्नलिज्म को देखें जो हमारे पास वेस्ट में से आना शुरू हुआ है ये ईरान रीसेंट स्पैक्ट के बाद, तो एक चीज़ कही जाती है वहाँ पे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अल्फाज केयरफुली यूज़ करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से मूव कर सकें। आप इस स्टेटमेंट के साथ कितना एग्री करते हैं? ये बात सही है, क्योंकि देखिए वो कई दफ़ा खुद भी सीरियस नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने की हैं, लाइक वो बीच में उसको इंटरस्पर्स करते हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं ईरान के, मेरी उनके साथ बात हो रही है। फिर अगली आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि वो कितनी ट्वीट्स कर चुके हैं, तो अगली ट्वीट में वो कहते हैं कि मैं इनको डेसिमेट कर दूंगा। कोई इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट होती है तो नाराज़ हो जाते हैं। तो बहुत ही मर्क्यूरियल किस्म की आजकल हरकतें कर रहे हैं, लेकिन चीन में बड़े केयरफुल हैं। चीन में गए हैं बड़े अच्छे बच्चे की तरह कपड़े शपड़े प्रॉपर्ली पहन के परेड शरेड कर रहे हैं, चीज़ों में खड़े हो रहे हैं। चीन में जाके अच्छे बच्चे बन गए हैं। अच्छी बात है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग जानना चाह रहे हैं कि भारत की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन हमारा क्योंकि अज़ल से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है जब से पाकिस्तान बना भारत के साथ, भारत के अंदर से अब कुछ ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं जो कहा जा रहा है अपेरेंटली एक्सट्रीमिस्ट की हैं कि पाकिस्तान के साथ निगोशिएट किया जाए, टॉक्स की जाएं। तो आपको लगता है कि करंट सिचुएशन में जब भारत अपेरेंटली आइसोलेटेड हो चुका है और पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर आ चुका है, तो भारत को भी एहसास हो रहा है कि टॉक्स बेहतरीन हल है, वे फॉरवर्ड है? असल में ये जो टॉक्स का एक तो जज्बा ये है कि बिल्कुल सही बात है कि जब आपने मिलिटरीली उनका अच्छा मुकाबला किया है, उसके अलावा उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक टेररिज्म जो बहुत बुरी तरह कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, डेज के हिसाब से प्लान करते हैं कि किस दिन क्या करना है। ये जो बन्नू में और बाकी हुआ है, ये बहुत प्लान करके किया गया है टू टीच अस अ लेसन। एक तो वो है, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि इनके साथ कुछ चीज़ों पे बात कर लो। तो ये जो इज़्ज़त दी है उन्होंने आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी मिलिट्री रिस्पांस की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैक 2 और बाकी चीज़ों का कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ पिछले 3-4 साल में। इनका रवैया चेंज हो चुका था मई से पहले। ट्रैक 2 में भी आके कहते थे अब नया नॉर्मल है। कश्मीर की अगर बात करो तो कहते थे, ट्रैक 2 की बात कर रहा हूँ, कि हम सिर्फ जिसको ये POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करेंगे। तो इनकी जो ये हमने RSS और हिंदुत्वा वगैरह बनाया हुआ है, वो तो हैं ही हमारे खिलाफ, लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास एलीट है
इनके फॉरेन ऑफिस की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या साउथ ब्लॉक कहते हैं, वो लोग इंतहाई एंटी पाकिस्तान है। तो ये जो अभी हमें जोश चढ़ जाता है ज़रा सी बात के ऊपर, इतनी टॉक्स हमारी इनके साथ कॉम्पोजिट डायलॉग में हुई हैं, जब भी कश्मीर का किसी सब्सटैंशियल इशू का जिक्र आता है तो ये उसको ऑब्फस्केट करके खाना वाना खा के, तो पाकिस्तान को ना बहुत खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्स हमारी ठीक है। हम जंग और डायलॉग को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अभी जो ये अभी तक एक इनकी, मुझे पता आपका टाइम पर निरुपमा राव ने भी कहा, जो इनकी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और आरएसएस की तरफ से भी है, वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट वी शुड वेलकम इट। We should welcome it. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप यू हैव अ गुड डे नाउ। बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे मामलात के ऊपर इमरान साहब ने जो ना अपना एनालिसिस पेश किया, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे भारत के बारे में लगी है कि पाकिस्तान उसको ये नहीं कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान फिर भी वेलकम कर रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि पास्ट के अंदर भारत की तरफ से क्या क्या कहा जाता रहा है, क्या क्या किया जाता है, और किस तरह लेकिन से हमारा दिल जरा बड़ा है, प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता रहा। तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉर इफ इट कम्स, हमने अपने आप को डिफेंड तो करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी के चैनल्स हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि गलत एजुकेटेड कौम ये स्टेप्स हैं जो उठाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ।